गाड़ियाँ तो आपने कई सारी देखी होंगी, कोई खूबसूरत तो कोई तेज़। आपकी भी कोई गाड़ी खरीदने की इच्छा होगी, मगर क्या आपको पता है कि इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू ऑसम फैक्टर्स गाइस, अजीब अजीब फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। तो सवाल ये था, क्या आपको इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार पता है? मतलब इंडिया की पूरी हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार। तो हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए है। फिर 7वें नंबर पर आती है महिंद्रा बोलेरो, इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। फिर 6ठे नंबर पर आती है मारुति सुजुकी वैगनार, इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। तो 5वें नंबर पर आती है टाटा इंडिका, इसकी अभी तक 15 लाख यूनिट सेल हो चुकी हैं। फिर चौथे नंबर पर आती है हुंडई सेंट्रो, इसकी भी अभी तक 13 लाख यूनिट सेल हो चुकी है। फिर तीसरे नंबर पर आती है मारुति सुजुकी 800 और इसकी भी अभी तक 27 लाख यूनिट सेल हो चुकी हैं। और इस गाड़ी के आने के बाद इंडिया में गाड़ियों का सेल इतना बढ़ गया था, बस मैं क्या ही बताऊं। फिर दूसरे नंबर पर आती है मारुति अल्टो और इसकी अभी तक 39 लाख यूनिट सेल हो चुकी हैं। फिर नंबर 1 पे आती है हिंदुस्तान एम्बेसडर। जी हाँ, हिंदुस्तान एम्बेसडर, ये गाड़ी इंडिया की सबसे पहली 4 व्हीलर्स में से एक थी और इस गाड़ी को हिंदुस्तान मोटर्स ने निकाला था। इस गाड़ी को किंग ऑफ रोड्स भी कहा जाता था। 60 साल चलने के बाद 2005 में ये गाड़ी चलना बंद हो गई थी। और आपको क्या लगता है कि इस गाड़ी की कितनी यूनिट सेल हुई होंगी? जी हाँ, इस गाड़ी की 40 लाख यूनिट सेल हुई थी। तो इस गाड़ी और कंपनी की गिरने की वजह ये थी कि ये अपने इंटीरियर या किसी भी एस्पेक्ट को इम्प्रूव नहीं कर रही थी और सबको ओल्ड फीलिंग दे रही थी, इसीलिए ये गाड़ी और ये कंपनी बंद हो गई। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। ये सारे डॉक्टर लोग हैं ना, साइड हो जाओ। हाँ, सारे डॉक्टर साइड हो जाओ। और तुम सब बताओ, MBBS की फुल फॉर्म पता है? ना, वो नहीं, नॉर्मल वाली नहीं, असली वाली MBBS की फुल फॉर्म पता है? नहीं पता? अपन बताएगा, वीडियो एंड तक देखना। वेलकम टू ऑसम फैक्टर चैनल, अजीब अजीब फैक्ट्स की दुनिया। बचपन में तुम्हारे नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, फुप्पा फुप्पी, पापा मम्मी ने ज़रूर पूछा होगा कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो तुमने ज़रूर बोला होगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना? कमेंट करके अपन को बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब देखो, जिसे भी डॉक्टर बनना होता है या मेडिकल की पढ़ाई करनी होती है, उसे MBBS का कोर्स करना पड़ता है और ये कोर्स बहुत लंबा होता है। अगर दूसरे कोर्सों के हिसाब से देखो तो लगभग 5 से 5.5 साल का कोर्स होता है और इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। ये रोकड़ा रहा, अपन भी डॉक्टर बनेगा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब देखो, MBBS की फुल फॉर्म यहाँ तुम्हें जानना ज़रूरी है, क्योंकि वर्ड के हिसाब से फुल फॉर्म आगे पीछे हैं। देखो, MBBS को तुम सब कहते हो बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, पर अपन नहीं कहता, अपन असली वाली बताएगा तुम्हें। इस कोर्स में तुम्हें एक साथ 2 चीज़ों की डिग्री मिलती है। पहली अपनी मेडिसिन हो गई, दूसरी अपनी सर्जरी हो गई, इसलिए शायद ये कोर्स इतने लंबे समय तक चलता है। अब देखो, मैं जो बात कह रहा था कि MBBS की फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ जो मैंने ही बताई तुम्हें, वो गलत है। मतलब एक तरीके से सही है मगर असली कुछ और है। ये क्या करा ले रहे हो मुझसे यार, तुम ये क्या लिखते हो? अगर इनकी माने तो BMBS बनता है। नहीं, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। देखो, BMBS मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। तो फिर MBBS क्यों बोलते हैं? क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है इस दुनिया में? असल भाषा हम बताते हैं, असल फुल फॉर्म हम बताते हैं। MBBS का मतलब होता है मेडिसिन बैकलोरियस सर्जरी। अब ये जो मैंने तुम्हें फुल फॉर्म बताई है ना MBBS की, ये लैटिन भाषा में है, लैटिन लैंग्वेज में है, और मेडिसिन है बैकलोरियस सर्जरी। इसे याद रखना और शर्त के साथ सच बताना। तुम्हें फुल फॉर्म पता नहीं थी ना। और यहाँ चिरुर्जी जो वर्ड है, चिरुर्जी वर्ड का मतलब होता है सर्जरी,
और इंडिया में इसको क्वालिफाई करने के लिए, एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए नीट का एग्ज़ाम होता है। नीट के एग्ज़ाम में हर साल 10 से 15 लाख बच्चे अपना दिमाग लड़ाते हैं और कुछ ही बेचारे सेलेक्ट हो पाते हैं। तो कमेंट करके मुझे बताओ तुम भी उन लोगों में से हो क्या? और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है और इस चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। ठीक है, अपन चलता है। बाबा डॉक्टर बन गए क्या? ए पिस्तौल दे रे, पिस्तौल दे। ये तुम लोग बहुत शाने समझते हो अपने आप को, ये बहुत वो ये इंटेलिजेंट समझते हो अपने आप को। सवाल पूछता है इंडिया, अपने देश का नाम इंडिया, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता ना? मैं बताता है, वीडियो एंड तक देखना। वेलकम टू ऑसम फैक्टर चैनल, अजीब अजीब फैक्ट्स की दुनिया। हमारे मन में ना वो क्यूरियोसिटी, हाँ वो ही होती है अलग अलग वर्ड्स की, चीज़ों की फुल फॉर्म जानने की। अब जैसे गूगल की फुल फॉर्म होती है गूगल। कभी आप लोगों ने सोचा है कि इंडिया की फुल फॉर्म क्या होती होगी? देखो कठिन सवाल है ना, मुझे पता है, मैं बताता है। देखो एक्चुअल में इंडिया की ना कोई फुल फॉर्म ही नहीं होती है। कैसा लगा मेरा मजाक? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। देखो मैं बताता हूँ, इंडिया असल में एक एक्रोनिम नहीं है। एक्रोनिम वो वर्ड होते हैं जिसकी कोई फुल फॉर्म होती है। फिर भी इंडिया की ना 2 फुल फॉर्म बताई जाती हैं बड़े बड़े लोगों द्वारा, जो कि काफ़ी मिलती जुलती भी है। जैसे पहली, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। दूसरी, इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। काफ़ी अजीब सी है सुनने में। ये 2 इंडिया की डेफिनेशन बताते हैं लोग, फुल फॉर्म बताते हैं, मगर इंडिया की कोई अपनी ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है। जैसे उसकी यूएसए की है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखो कोई भी अगर तुमसे घर में आकर रिश्तेदार पूछे, जो कि ज़रूर पूछेंगे, रिश्तेदारों में खुजली होती है पूछने की, कि बेटा बताओ इंडिया की फुल फॉर्म क्या होती है, तो साफ मना कर देना। ठीक है, साफ मना कर देना कि इंडिया की कोई फुल फॉर्म नहीं है, क्योंकि इंडिया एक एक्रोनिम नहीं है। और जब भी नहीं माने तो अपन की बात करा देना। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ अपन को। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और इस चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। ठीक है, अपन चलता है। क्या मस्त बोला बाबा। ये काट दे रहे आपको पता है जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखी जाती है, मगर उस एफआईआर के साथ कुछ और भी लिखा जाता है जिसका आपको आज तक पता ही नहीं चला होगा। तो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। वेलकम टू ऑसम फैक्टर चैनल, अजीब अजीब फैक्ट्स की दुनिया। अच्छा, आपको शायद ये बात पता होगी कि क्राइम भी 2 तरीके के होते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। ऐसे ही वारंट भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है वेलेबल वारंट, एक होता है नॉन वेलेबल वारंट। अच्छा, वेलेबल वारंट में क्या होता है? वेलेबल वारंट में बेल मिलना काफ़ी आसान होता है और इसमें ये जो कम सीरियस होता है ना क्राइम, उनमें लगाया जाता है। ऐसे ही जो नॉन वेलेबल वारंट होते हैं ये काफ़ी सीरियस क्राइम्स होते हैं और इसमें बेल मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप भाग के पुलिस स्टेशन जाते हो। वहाँ जाकर आप पुलिस ऑफिसर से कंप्लेन करते हो। वो ऑफिसर आपकी एफआईआर लिखता है अपने एफआईआर रजिस्टर में। और कभी आपने सोचा कि आखिर उस एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है? असल में एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और एफआईआर ज़्यादातर सीरियस क्राइम्स में लिखा जाता है और एफआईआर में क्राइम से रिलेटेड सारी जानकारी होती है, जैसे क्राइम कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ। एफआईआर क्यों फाड़ा? एफआईआर क्यों फाड़ा? एफआईआर क्यों फाड़ा? अच्छा, एफआईआर के साथ ना पुलिस स्टेशन में एक और वर्ड चलता है जिसे एनसीआर कहा जाता है और आप में से ज़्यादातर लोगों को ना इसका मतलब पता ही नहीं होगा। देखो, एफआईआर और एनसीआर में डिफरेंस भी होता है। एनसीआर मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट,
यानी ऐसी रिपोर्ट जो छोटे मोटे क्राइम के लिए लिखी जाती है या कम सीरियस क्राइम के लिए लिखी जाती है, यानी किसी ने जेब काट ली, ऐसे कुछ क्राइम के लिए नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखी जाती है। और एफआईआर होती है वो सीरियस क्राइम के लिए लिखी जाती है। मगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं बाबा अपने साथ तो कुछ सीरियस होइला है, मतलब कुछ बड़ा हुआ है, तो ऐसे में आप पुलिस स्टेशन में जाकर ऑफिसर से कह सकते हो कि आप मेरी एफआईआर लिखिए, एनसीआर मत लिखिए, क्योंकि एफआईआर लिखवाना आपके अधिकार में है, आपका राइट है अपने देश में। अच्छा देखो, अब सवाल आता है आप किसी के ऊपर झूठी एफआईआर लिखवा सकते हो? देखो अब ये बात सीरियस तौर पे समझना, हाँ ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई भड़ास निकालने की जगह नहीं होती पुलिस स्टेशन, भड़ास निकालने की और भी जगह हैं। अगर आप किसी के ऊपर झूठी एफआईआर लिखवाते हो और इन्वेस्टिगेशन में आप पकड़े जाते हो तो आपको 2 साल तक की सज़ा हो जाएगी बाबा, देख लेना, 2 साल तक जेल में रहोगे। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो अब आगे से जब भी पुलिस स्टेशन जाओगे तो ये फ़र्क याद करके जाना, डिफरेंस याद करके जाना एनसीआर और एफआईआर में। एनसीआर जो छोटे क्राइम के लिए होती है वाली रिपोर्ट, एफआईआर जो कि बड़े सीरियस क्राइम के लिए होती है। और चाहो तो पुलिस ऑफिसर से पूछ भी सकते हो कि आप मेरी एफआईआर लिख रहे हैं या आप मेरी एनसीआर लिख रहे हैं। तो देखो ये थे कुछ फैक्ट्स एफआईआर के बारे में। कमेंट करके बताओ तुम्हें और किस टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपन बनाएगा। और वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करो और ये चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है? अपन चलता है। ये काट दे काट दे काट दे। ये तुम शाने लोगों को पता है एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर एक बिल्ली ने 20 साल मेयर बनकर शहर को चलाया था। अपन बताता है तुम्हें वो पूरी कहानी, ठीक है? वीडियो को एंड तक देखना। इस चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से और बेल आइकन को भी प्रेस करो। चलो शुरू करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक जगह है अनुष्का नाम की, अलास्का, जो भी अलास्का जो भी है, वहाँ पर एक बिल्ली को मेयर बनाया गया था। क्यों? इंसान नहीं थे, मुझे बना देते। शक्ल देखिए अपनी। Oh shit, not good. ये जो बिल्ली आप तस्वीर में देख रहे हो ना, इसका नाम स्टब्स है और इसे 1998 में मेयर के पद पर इलेक्ट किया गया था। वहाँ के लोग जो वहाँ रहते थे उस शहर में, वहाँ के लोगों ने इस बिल्ली का नाम कैंडिडेट के तौर पर लिखवाया था। करीब 900 लोग रहते थे उस शहर में उस वक्त। कभी देखा है आपने एक टाइम पे 900 लोगों को पागल होते हुए? 1998 में हुए थे इस शहर में। स्टब्स बिल्ली कभी एक्चुअल में मेयर बनी ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है पाशा भाई झूठ बोल रहा है, अभी बताता है। असल में जो वहाँ लोग रहते थे जो कि पागल थे, वो इसे मेयर बुलाने लगे थे। और जो लोग थे अपनी एक्टिविटीज़ और अपने भोलेपन की वजह से इस बिल्ली को देखने के लिए टूरिस्ट भी बहुत दूर दूर से आते थे। मुझे भी बिल्ली बना देता ना, अपन का भी कुछ हो जाता। इतना अन्याय। ये बिल्ली एक जनरल स्टोर में रहती थी जिसे नैगलीज जनरल स्टोर कहा जाता था। 2017 में स्टब्स बिल्ली की डेथ हो गई। ओहो, पूरा टाउन उदास हो गया। पर उससे 1 साल पहले 2016 में स्टब्स की फैमिली में 2 छोटे छोटे किटन पैदा हुए, बोले तो बिल्ली के बच्चे पैदा हुए हैं। फिर वो मेयर बन गए। और जिस जनरल स्टोर में स्टब्स रहा करती थी उसे मेयर ऑफिस कहा जाता था, क्योंकि वहाँ बिल्ली रहा करती थी। वाह, कितनी बेहतरीन शहर था और कितने दिमाग वाले लोग रहते थे उस शहर में। खैर एक बार तो ऐसा भी हुआ कि इस बिल्ली ने अमेरिका की 2 पार्टी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, इन दोनों पार्टी को भला बुरा भी कहा था। कैसे कैसे कहा था? म्याऊं म्याऊं करके। ये बिल्ली थी या कोई एलियन था? खैर जो भी हो, बिल्ली ये स्टब्स प्यारी थी, बड़ी प्यारी भोली सी थी। और ऐसा होता है ना अपने लोगों के साथ, इंसानों के साथ, जब भी किसी जानवर की हरकतें देखते हैं उसके साथ रहते हैं ज़्यादा टाइम तक तो प्यार बढ़ जाता है, ठीक है? ये थी कहानी स्टब्स की। तुम्हें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी वीडियो को लाइक करो, आगे शेयर करो और ये चैनल ऑसम फैक्टर को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है? अपन चलता है चुनाव लड़ लें। मोदी जी को फ़ोन करता है। हेलो मोदी जी नमस्कार, ये अपन को चुनाव लड़ने का है, ज़रा टिकट विकट दिलवाओ। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है।
Hi, I'm Mrs. Suran, 26 years, representing India. दोस्तों, आप इस क्लिप को देखकर सोच रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत हसीना है। आज हम आपको जिनके बारे में बताने जा रहे हैं वो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं और हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी इनकी खूबसूरती के आगे कुछ नहीं है। मणिपुर की रहने वाली 27 साल की विशेष हुईरेम भारत की सबसे खूबसूरत किन्नर है। जी हाँ, यह एक किन्नर है। अपनी इसी खूबसूरती के चलते विशेष हुईरेम ने थाईलैंड में हुए मिस इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। थाईलैंड में यह प्रतियोगिता 2004 से लगातार हर साल होती आ रही है और केवल किन्नरों के लिए यह प्रतियोगिता की जाती है। खूबसूरती की मूरत हुईरेम ने बेंगलुरु विश्वविद्यालय से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है। ब्यूटी क्वीन हुईरेम फिलहाल मणिपुर की फिल्मों में काम कर रही हैं और हुईरेम को देखने के बाद आपका दिल भी इनके लिए धड़कने लगेगा। शायद सही ही कहते हैं कि ऊपर वाले के कुछ खेल निराले ही होते हैं। कहने को तो हम 21वीं सदी में हैं, मॉडर्न और डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, समाज में अपने हक के लिए हमेशा खड़े होते हैं। जहाँ एक तरफ हमारा समाज इतना मॉडर्न हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज भी हम हमारे समाज के एक वर्ग को घृणा की निगाहों से देखते हैं और हमेशा उन्हें अनदेखा कर देते हैं। यह लोग हैं किन्नर। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से वैसे तो किन्नरों को थर्ड जेंडर का दर्जा मिल चुका है, लेकिन यह सच भी किसी से छुपा नहीं है कि किन्नर समाज बरसों से तिरस्कार भरी नज़रों से देखा जा रहा है। उन्हें ना तो बराबरी का दर्जा मिलता है और ना ही कोई विशेष अधिकार। मगर विशेष हुईरेम ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। इन्हें प्रकृति ने किन्नर ज़रूर बनाया है, लेकिन जब आप इनकी खूबसूरती के दर्शन कर लेंगे तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ, इनकी तस्वीरें देखकर ही आप इनकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं और इनको पहली बार देखने वाले तो यही समझते हैं कि ये कोई बहुत खूबसूरत हसीना है, लेकिन जब उन्हें असलियत मालूम पड़ती है तो वो और ज़्यादा ताज्जुब करते हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि फैशन डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएट विशेष हुईरेम मणिपुर फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी कलाकार हैं। हुईरेम मणिपुर की शुमंग लीना में भाग लेकर मशहूर हुई हैं। इसमें महिलाओं के रोल पुरुष करते हैं। आज हुईरेम इतनी मशहूर हो चुकी हैं कि जब भी मणिपुर की खूबसूरती की बात होती है तो हुईरेम का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वेलकम टू ऑसम फैक्टर गाइस। फैक्ट्स की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको एक धांसू सा फैक्ट बताने वाला हूँ, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही अमेजिंग। ये फैक्ट है जीव के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने और आपने दुनिया में करोड़ों जीव जंतु देखे होंगे, पर ये जीव एक अद्भुत जीव है। हमने ऐसे भी जीव देखे हैं जो कि अपने अंगों के कटने के बाद उन्हें दोबारा विकसित कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। जिनमें से एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है छिपकली, जो हम सबके घर में दिखी जाती है। वो अपनी पूंछ को 5-6 महीने के बीच में दोबारा विकसित कर लेती है। ये एक बोनस फैक्ट बताया मैंने आप लोगों को। इस जीव की खोज वैज्ञानिकों ने 1964 मतलब 1964 में की थी। ये जीव इतना अद्भुत इसलिए है क्योंकि इस जीव जैसी क्षमता अभी तक किसी भी और जीव में नहीं देखी गई है, क्योंकि ये अपने दिमाग की कोशिकाओं को, रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइनल कॉर्ड को, अपने दिल को और अपने पैर भी बढ़ जाती है। और हाँ, मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि लॉयर्स को छोड़कर 90% लोगों को, 99% लोगों को ये नहीं पता होगा कि LLB की फुल फॉर्म क्या होती है। मुझे भी नहीं आता, मैं ही भूल गया, पता नहीं कब बनाई थी वो वीडियो मैंने। तो मैं जाके ये राइट वाली वीडियो को देखता हूँ। और अगर आपको ये बात जाननी है कि कहाँ इतनी धूप पड़ती है, कहाँ इतनी गर्मी है जहाँ धूप में लोग जाके ऑमलेट बना लेते हैं, तो अगर आपको ये बात जाननी है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देखिए। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे जाके ठोक दो, जाके ठोक दो। क्या आपको LLB की फुल फॉर्म पता है? और अगर पता भी है तो क्या असली वाली पता है? सारे लॉयर्स को छोड़ के मेरा आपसे सवाल है, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दें। वेलकम टू ऑसम फैक्टर्स गाइस। फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है।
ऐसी कई सारी फुल फॉर्म्स होती हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं। इनमें से एक फुल फॉर्म है LLB की। आपने LLB की कई सारी फुल फॉर्म सुनी होंगी, जैसे बैचलर ऑफ लॉ, लेकिन इसे नॉर्मली कहते हैं बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। मगर अब ये सवाल आता है, क्या आपको LLB की प्राचीन फुल फॉर्म पता है? मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये बात आपको नहीं पता होगी। LLB का मतलब है लीगम बकल्यूरियट्स। ये लैटिन भाषा है जिसमें लीगम का मतलब लॉज और बकल्यूरियट्स का मतलब बैचलर होता है। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ, जिन लोगों को लॉयर बनना होता है वो शुरू में अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं LLB का, फिर मास्टर्स की जाती है जिसे LLM कहते हैं। पूरे देश और दुनिया में LLB एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन और स्टूडेंट के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चॉइस बन चुका है। इंडिया में क्लैट नाम का टेस्ट होता है, जिसका मतलब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, जिसके ज़रिए आप देश की 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। तो क्या कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि ट्रैक्टर जो आप खेतों में चलाते हैं उसके आगे वाला व्हील इतना छोटा क्यों होता है? नहीं पता? चलो छोड़ो, उसका पीछे वाला व्हील इतना बड़ा क्यों होता है? ये भी नहीं पता? Oh, no! चलो ये जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक देखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वेलकम टू ऑसम फैक्टर गाइस। अजीब अजीब फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। तो अगर ट्रैक्टर के दोनों व्हील एक साइज के दे दें तो क्या ट्रैक्टर अपना काम करना बंद कर देगा? जी हाँ, वो अपना काम करना बंद कर देगा। जितनी स्मूथली वो आपके खेतों में चलता है, जितनी स्मूथली वह मिट्टी वाले इलाकों में चल पाता है, वो उतनी स्मूथली नहीं चल पाएगा। अब बात ये आती है कि उसका पीछे वाला व्हील इतना बड़ा क्यों होता है? क्योंकि ट्रैक्टर के पीछे वाले व्हील की वजह से ही पावर जनरेट होती है। ट्रैक्टर के पीछे वाले टायर का व्हील इतना बड़ा होता है कि वो बड़ा एरिया कवर करता है और बड़े एरिया कवर करने के चलते वो मिट्टी में नहीं धंसता। क्यों? क्योंकि उसका पीछे वाला टायर इतना बड़ा होता है और वो इतना एरिया कवर करता है, उसी की वजह से वो ज़्यादा पावर जनरेट करने के काबिल होता है। तो अब बात ये आती है कि ट्रैक्टर का आगे वाला व्हील इतना छोटा क्यों होता है? अब बताता हूँ। वो इतना छोटा इसलिए होता है ताकि हैंडलिंग स्मूथ रहे। जितना व्हील बड़ा होगा उतनी हैंडलिंग हार्ड होगी। अगर पीछे वाला व्हील और आगे वाला व्हील का साइज़ एक दे दें तो हैंडलिंग मतलब हैंडल को घुमाना बहुत हार्ड हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। बचपन में आपको मछलियों के बारे में ये तो बताया गया होगा कि बिना पानी के मछलियाँ जीवित नहीं रह सकती हैं, और वो आपने फेमस पोएम तो सुनी ही होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मगर इन सब बातों के बीच में हम कुछ बातें भूल जाते हैं, और अब उनमें से एक बात है, मछलियाँ पानी में सांस कैसे ले लेती हैं और क्या वो सांस लेती भी हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि पानी में भी ऑक्सीजन घुली हुई होती है। अगर आप किसी मछली को ऐसे पानी में रख दें जिसमें ऑक्सीजन ना घुली हुई हो तो वह मछली जीवित नहीं रह पाएगी। समुंदर और नदियों की लहर की वजह से उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। आपने अपने रिश्तेदारों के घर में, अपने दोस्तों के घर में कहीं ना कहीं अगर एक्वेरियम देखा होगा तो उसमें एक सिस्टम देखा होगा जो पानी में हवा के बबल्स बनाता है। उसी की वजह से मछलियों को पानी में सांस लेने की हेल्प मिलती है। अब सवाल ये आता है, जब हम इतने समझदार इंसान पानी में सांस नहीं ले पाते तो ये मछलियाँ पानी में सांस ले कैसे लेती हैं? तो इसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि मछलियों का वो खास सिस्टम, जी हाँ, मछलियाँ अपने खास सिस्टम की वजह से पानी में सांस ले पाती हैं। दरअसल इंसान और अन्य स्तनीय जीव पानी में सांस नहीं ले पाते क्योंकि उनका सिस्टम पानी के अनुकूल होता है, और ऐसा ही बिल्कुल डॉल्फिन और व्हेल के साथ भी होता है। इसलिए वह समुद्र के सतह पर ही तैरती हैं और सांस लेने के लिए अपनी नाक और मुंह पानी से बाहर निकालकर सांस लेती हैं। मछलियाँ पानी में सांस लेने के लिए अपने गिल्स का यूज़ करती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया की शुरुआत में वह उनके मुंह में पानी भरने से शुरू होती है। यह पानी पंखों जैसी पतली परत से होकर गुजरता है जो गिल्स में मौजूद होते हैं।
इनमें बड़ी मात्रा में खून होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा पानी में घुले हुए ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम होती है, जिससे डिफ्यूजन होता है और ऑक्सीजन खून में चली जाती है। मछलियों के मुंह के पास गिल सिस्टम होता है, जिससे पानी ऑक्सीजन देकर बॉडी से बाहर निकल जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पानी में खून से निकलकर मिक्स हो जाती है। इसलिए आमतौर पर देखा जाता है कि मछलियों का मुँह खुला ही रहता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। गाड़ियाँ तो आपने कई सारी देखी होंगी, कोई खूबसूरत तो कोई तेज़। आपकी भी कोई गाड़ी खरीदने की इच्छा होगी, मगर क्या आपको पता है कि इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू ऑसम फैक्टर्स गाइस, अजीब अजीब फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। तो सवाल ये था, क्या आपको इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार पता है? मतलब इंडिया की पूरी हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार। तो हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए है। फिर 7वें नंबर पर आती है महिंद्रा बोलेरो, इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। फिर 6ठे नंबर पर आती है मारुति सुजुकी वैगनार, इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। तो 5वें नंबर पर आती है टाटा इंडिका, इसकी अभी तक 15 लाख यूनिट सेल हो चुकी हैं। फिर चौथे नंबर पर आती है हुंडई सेंट्रो, इसकी भी अभी तक 13 लाख यूनिट सेल हो चुकी है। फिर तीसरे नंबर पर आती है मारुति सुजुकी 800 और इसकी भी अभी तक 27 लाख यूनिट सेल हो चुकी हैं। और इस गाड़ी के आने के बाद इंडिया में गाड़ियों का सेल इतना बढ़ गया था, बस मैं क्या ही बताऊं। फिर दूसरे नंबर पर आती है मारुति अल्टो और इसकी अभी तक 39 लाख यूनिट सेल हो चुकी हैं। फिर नंबर 1 पे आती है हिंदुस्तान एम्बेसडर। जी हाँ, हिंदुस्तान एम्बेसडर, ये गाड़ी इंडिया की सबसे पहली 4 व्हीलर्स में से एक थी और इस गाड़ी को हिंदुस्तान मोटर्स ने निकाला था। इस गाड़ी को किंग ऑफ रोड्स भी कहा जाता था। 60 साल चलने के बाद 2005 में ये गाड़ी चलना बंद हो गई थी। और आपको क्या लगता है कि इस गाड़ी की कितनी यूनिट सेल हुई होंगी? जी हाँ, इस गाड़ी की 40 लाख यूनिट सेल हुई थी। तो इस गाड़ी और कंपनी की गिरने की वजह ये थी कि ये अपने इंटीरियर या किसी भी एस्पेक्ट को इम्प्रूव नहीं कर रही थी और सबको ओल्ड फीलिंग दे रही थी, इसीलिए ये गाड़ी और ये कंपनी बंद हो गई। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। ये सारे डॉक्टर लोग हैं ना, साइड हो जाओ। हाँ, सारे डॉक्टर साइड हो जाओ। और तुम सब बताओ, MBBS की फुल फॉर्म पता है? ना, वो नहीं, नॉर्मल वाली नहीं, असली वाली MBBS की फुल फॉर्म पता है? नहीं पता? अपन बताएगा, वीडियो एंड तक देखना। वेलकम टू ऑसम फैक्टर चैनल, अजीब अजीब फैक्ट्स की दुनिया। बचपन में तुम्हारे नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, फुप्पा फुप्पी, पापा मम्मी ने ज़रूर पूछा होगा कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो तुमने ज़रूर बोला होगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना? कमेंट करके अपन को बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब देखो, जिसे भी डॉक्टर बनना होता है या मेडिकल की पढ़ाई करनी होती है, उसे MBBS का कोर्स करना पड़ता है और ये कोर्स बहुत लंबा होता है। अगर दूसरे कोर्सों के हिसाब से देखो तो लगभग 5 से 5.5 साल का कोर्स होता है और इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। ये रोकड़ा रहा, अपन भी डॉक्टर बनेगा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, तो देखो, MBBS की फुल फॉर्म यहाँ तुम्हें जानना ज़रूरी है, क्योंकि वर्ड के हिसाब से फुल फॉर्म आगे पीछे हैं। देखो, MBBS को तुम सब कहते हो बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, पर अपन नहीं कहता, अपन असली वाली बताएगा तुम्हें। इस कोर्स में तुम्हें एक साथ 2 चीज़ों की डिग्री मिलती है। पहली अपनी मेडिसिन हो गई, दूसरी अपनी सर्जरी हो गई, इसलिए शायद ये कोर्स इतने लंबे समय तक चलता है। अब देखो, मैं जो बात कह रहा था कि MBBS की फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ जो मैंने बताई तुम्हें, वो गलत है। मतलब एक तरीके से सही है मगर असली कुछ और है। ये क्या करा रहे हो मुझसे यार, तुम ये क्या लिखते हो? अगर इनकी माने तो BMBS बनता है,
नहीं, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। देखो BMBS मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। तो फिर MBBS क्यों बोलते हैं? क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है इस दुनिया में? असल भाषा हम बताते हैं, असल फुल फॉर्म हम बताते हैं। MBBS का मतलब होता है मेडिसिन बैकलोरियस, बैकलोरियस सर्जरी। अब ये जो मैंने तुम्हें फुल फॉर्म बताई है ना MBBS की, ये लैटिन भाषा में है, लैटिन लैंग्वेज में है, और मेडिसिन है बैकलोरियस, बैकलोरियस सर्जरी। इसे याद रखना और शर्त के साथ सच बताना। तुम्हें फुल फॉर्म पता नहीं थी ना। और यहाँ चिरुर्जी जो वर्ड है, चिरुर्जी वर्ड का मतलब होता है सर्जरी। और इंडिया में इसको क्वालिफाई करने के लिए, MBBS की पढ़ाई करने के लिए नीट का एग्ज़ाम होता है। नीट के एग्ज़ाम में हर साल 10 से 15 लाख बच्चे अपना दिमाग लड़ाते हैं और कुछ ही बेचारे सेलेक्ट हो पाते हैं। तो कमेंट करके मुझे बताओ तुम भी उन लोगों में से हो क्या? और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, और इस चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और बेल आइकन को भी दबाना है। ठीक है, अपन चलता है। बाबा डॉक्टर बन गए क्या? ए पिस्तौल दे रे, पिस्तौल दे। ये तुम लोग बहुत शाने समझते हो अपने आप को, ये बहुत वो ये इंटेलिजेंट समझते हो अपने आप को। सवाल पूछता है इंडिया, अपने देश का नाम इंडिया, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता ना? मैं बताता है, वीडियो एंड तक देखना। वेलकम टू ऑसम फैक्टर चैनल, अजीब अजीब फैक्ट्स की दुनिया। हमारे मन में ना वो क्यूरियोसिटी, हाँ वो ही होती है अलग अलग वर्ड्स की, चीज़ों की फुल फॉर्म जानने की। अब जैसे गूगल की फुल फॉर्म होती है कभी आप लोगों ने सोचा है कि इंडिया की फुल फॉर्म क्या होती होगी? देखो कठिन सवाल है ना, मुझे पता है, मैं बताता है। देखो एक्चुअल में इंडिया की ना कोई फुल फॉर्म ही नहीं होती है। कैसा लगा मेरा मजाक? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। देखो मैं बताता हूँ, इंडिया असल में एक एक्रोनिम नहीं है। एक्रोनिम वो वर्ड होते हैं जिसकी कोई फुल फॉर्म होती है। फिर भी इंडिया की ना 2 फुल फॉर्म बताई जाती हैं बड़े बड़े लोगों द्वारा, जो कि काफ़ी मिलती जुलती भी है। जैसे पहली, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। दूसरी, इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। काफ़ी अजीब सी है सुनने में। ये 2 इंडिया की डेफिनेशन बताते हैं लोग, फुल फॉर्म बताते हैं, मगर इंडिया की कोई अपनी ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है। जैसे उसकी USA की है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखो कोई भी अगर तुमसे घर में आकर रिश्तेदार पूछे, जो कि ज़रूर पूछेंगे, रिश्तेदारों में खुजली होती है पूछने की, कि बेटा बताओ इंडिया की फुल फॉर्म क्या होती है, तो साफ मना कर देना। ठीक है, साफ मना कर देना कि इंडिया की कोई फुल फॉर्म नहीं है, क्योंकि इंडिया एक एक्रोनिम नहीं है। और जब भी नहीं माने तो अपन की बात करा देना। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ अपन को। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और इस चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। ठीक है, अपन चलता है। क्या मस्त बोला बाबा। ये काट दे रहे आपको पता है जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस स्टेशन में FIR लिखी जाती है, मगर उस FIR के साथ कुछ और भी लिखा जाता है जिसका आपको आज तक पता ही नहीं चला होगा। तो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। वेलकम टू ऑसम फैक्टर चैनल, अजीब अजीब फैक्ट्स की दुनिया। अच्छा, आपको शायद ये बात पता होगी कि क्राइम भी 2 तरीके के होते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। ऐसे ही वारंट भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है वेलेबल वारंट, एक होता है नॉन वेलेबल वारंट। अच्छा, वेलेबल वारंट में क्या होता है? वेलेबल वारंट में बेल मिलना काफ़ी आसान होता है, और इसमें ये जो कम सीरियस होता है ना क्राइम, उनमें लगाया जाता है। ऐसे ही जो नॉन वेलेबल वारंट होते हैं, ये काफ़ी सीरियस क्राइम्स होते हैं और इसमें बेल मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप भाग के पुलिस स्टेशन जाते हो। वहाँ जाकर आप पुलिस ऑफिसर से कंप्लेन करते हो। वो ऑफिसर आपकी FIR लिखता है अपने FIR रजिस्टर में। मगर कभी आपने सोचा कि आखिर उस FIR की फुल फॉर्म क्या है? असल में FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और FIR ज़्यादातर सीरियस क्राइम्स में लिखा जाता है। और FIR में क्राइम से रिलेटेड सारी जानकारी होती है, जैसे क्राइम कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ। FIR क्यों फाड़ा? FIR क्यों फाड़ा? FIR क्यों फाड़ा?
अच्छा, एफआईआर के साथ ना पुलिस स्टेशन में एक और वर्ड चलता है जिसे एनसीआर कहा जाता है, और आप में से ज़्यादातर लोगों को ना इसका मतलब पता ही नहीं होगा। देखो, एफआईआर और एनसीआर में डिफरेंस भी होता है। एनसीआर मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, यानी ऐसी रिपोर्ट जो छोटे मोटे क्राइम के लिए लिखी जाती है या कम सीरियस क्राइम के लिए लिखी जाती है, यानी किसी ने जेब काट ली, ऐसे कुछ क्राइम के लिए नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखी जाती है। और एफआईआर होती है वो सीरियस क्राइम के लिए लिखी जाती है। मगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं बाबा अपने साथ तो कुछ सीरियस होएला है, मतलब कुछ बड़ा हुआ है, तो ऐसे में आप पुलिस स्टेशन में जाकर ऑफिसर से कह सकते हो कि आप मेरी एफआईआर लिखिए, एनसीआर मत लिखिए, क्योंकि एफआईआर लिखवाना आपके अधिकार में है, आपका राइट है अपने देश में। अच्छा देखो, अब सवाल आता है आप किसी के ऊपर झूठी एफआईआर लिखवा सकते हो? देखो, अब ये बात सीरियस तौर पे समझना, हाँ ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई भड़ास निकालने की जगह नहीं होती पुलिस स्टेशन, भड़ास निकालने की और भी जगह हैं। अगर आप किसी के ऊपर झूठी एफआईआर लिखवाते हो और इन्वेस्टिगेशन में आप पकड़े जाते हो तो आपको 2 साल तक की सज़ा हो जाएगी बाबा, देख लेना, 2 साल तक जेल में रहोगे। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो अब आगे से जब भी पुलिस स्टेशन जाओगे तो ये फ़र्क याद करके जाना, डिफरेंस याद करके जाना एनसीआर और एफआईआर में। एनसीआर जो छोटे क्राइम के लिए होती है वाली रिपोर्ट, एफआईआर जो कि बड़े सीरियस क्राइम के लिए होती है। और चाहो तो पुलिस ऑफिसर से पूछ भी सकते हो कि आप मेरी एफआईआर लिख रहे हैं या आप मेरी एनसीआर लिख रहे हैं। तो देखो, ये थे कुछ फैक्ट्स एफआईआर के बारे में। कमेंट करके बताओ तुम्हें और किस टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपन बनाएगा। और वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करो, और ये चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है? अपन चलता है। काट दे काट दे काट दे। ये तुम शाने लोगों को पता है, एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर एक बिल्ली ने 20 साल मेयर बनकर शहर को चलाया था। अपन बताता है तुम्हें वो पूरी कहानी, ठीक है? वीडियो को एंड तक देखना। इस चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से और बेल आइकन को भी प्रेस करो। चलो शुरू करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक जगह है अनुष्का नाम की, अलास्का, जो भी अलास्का जो भी है, वहाँ पर एक बिल्ली को मेयर बनाया गया था। क्यों? इंसान नहीं थे, मुझे बना देते। शक्ल देखिए अपनी। Oh shit, not good. ये जो बिल्ली आप तस्वीर में देख रहे हो ना, इसका नाम स्टब्स है और इसे 1998 में मेयर के पद पर इलेक्ट किया गया था। वहाँ के लोग जो वहाँ रहते थे उस शहर में, वहाँ के लोगों ने इस बिल्ली का नाम कैंडिडेट के तौर पर लिखवाया था। करीब 900 लोग रहते थे उस शहर में उस वक्त। कभी देखा है आपने एक टाइम पे 900 लोगों को पागल होते हुए? 1998 में हुए थे इस शहर में। स्टब्स बिल्ली कभी एक्चुअल में मेयर बनी ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है पाशा भाई झूठ बोल रहा है, अभी बताता है। असल में जो वहाँ लोग रहते थे जो कि पागल थे, वो इसे मेयर बुलाने लगे थे। और जो लोग थे अपनी एक्टिविटीज़ और अपने भोलेपन की वजह से इस बिल्ली को देखने के लिए टूरिस्ट भी बहुत दूर दूर से आते थे। अरे मुझे भी बिल्ली बना देता ना, अपन का भी कुछ हो जाता। इतना अन्याय। ये बिल्ली एक जनरल स्टोर में रहती थी जिसे नैगलीज जनरल स्टोर कहा जाता था। 2017 में स्टब्स बिल्ली की डेथ हो गई। ओहो, पूरा टाउन उदास हो गया। पर उससे 1 साल पहले 2016 में स्टब्स की फैमिली में 2 छोटे छोटे किटन पैदा हुए, बोले तो बिल्ली के बच्चे पैदा हुए हैं। फिर वो मेयर बन गए। और जिस जनरल स्टोर में स्टब्स रहा करती थी उसे मेयर ऑफिस कहा जाता था, क्योंकि वहाँ बिल्ली रहा करती थी। वाह, कितनी बेहतरीन शहर था और कितने दिमाग वाले लोग रहते थे उस शहर में। खैर, एक बार तो ऐसा भी हुआ कि इस बिल्ली ने अमेरिका की 2 पार्टी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, इन दोनों पार्टी को भला बुरा भी कहा था। कैसे कहा था? म्याऊ म्याऊ करके। ये बिल्ली थी या कोई एलियन था? खैर जो भी हो, बिल्ली ये स्टब्स प्यारी थी, बड़ी प्यारी भोली सी थी। और ऐसा होता है ना अपने लोगों के साथ, इंसानों के साथ, जब भी किसी जानवर की हरकतें देखते हैं, उसके साथ रहते हैं ज़्यादा टाइम तक, तो प्यार बढ़ जाता है। ठीक है, ये थी कहानी स्टब्स की। तुम्हें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी वीडियो को लाइक करो, आगे शेयर करो, और ये चैनल ऑसम फैक्टर को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, अपन चलता है चुनाव लड़ने, मोदी जी को फ़ोन करता है।
हेलो मोदी जी, नमस्कार। ये अपन को चुनाव लड़ने का है, ज़रा टिकट विकेट दिलवाओ। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। Hi, I'm Mrs. Suran, 26 years, representing India. दोस्तों, आप इस क्लिप को देखकर सोच रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत हसीना है। आज हम आपको जिनके बारे में बताने जा रहे हैं वो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं और हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी इनकी खूबसूरती के आगे कुछ नहीं है। मणिपुर की रहने वाली 27 साल की बिशेष हुईरेम भारत की सबसे खूबसूरत किन्नर है। जी हाँ, यह एक किन्नर है। अपनी इसी खूबसूरती के चलते बिशेष हुईरेम ने थाईलैंड में हुए मिस इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। थाईलैंड में यह प्रतियोगिता 2004 से लगातार हर साल होती आ रही है और केवल किन्नरों के लिए यह प्रतियोगिता की जाती है। खूबसूरती की मूरत हुईरेम ने बेंगलुरु विश्वविद्यालय से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है। ब्यूटी क्वीन हुईरेम फिलहाल मणिपुर की फिल्मों में काम कर रही हैं और हुईरेम को देखने के बाद आपका दिल भी इनके लिए धड़कने लगेगा। शायद सही ही कहते हैं कि ऊपर वाले के कुछ खेल निराले ही होते हैं। कहने को तो हम 21वीं सदी में हैं, मॉडर्न और डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, समाज में अपने हक के लिए हमेशा खड़े होते हैं। जहां एक तरफ हमारा समाज इतना मॉडर्न हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज भी हम हमारे समाज के एक वर्ग को घृणा की निगाहों से देखते हैं और हमेशा उन्हें अनदेखा कर देते हैं। यह लोग हैं किन्नर। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से वैसे तो किन्नरों को थर्ड जेंडर का दर्जा मिल चुका है, लेकिन यह सच भी किसी से छुपा नहीं है कि किन्नर समाज बरसों से तिरस्कार भरी नज़रों से देखा जा रहा है। उन्हें ना तो बराबरी का दर्जा मिलता है और ना ही कोई विशेष अधिकार। मगर बिशेष हुईरेम ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। इन्हें प्रकृति ने किन्नर ज़रूर बनाया है, लेकिन जब आप इनकी खूबसूरती के दर्शन कर लेंगे तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ, इनकी तस्वीरें देखकर ही आप इनकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं और इनको पहली बार देखने वाले तो यही समझते हैं कि ये कोई बहुत खूबसूरत हसीना है, लेकिन जब उन्हें असलियत मालूम पड़ती है तो वो और ज़्यादा ताज्जुब करते हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि फैशन डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएट बिशेष हुईरेम मणिपुर फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी कलाकार हैं। हुईरेम मणिपुर की शुमंग लीना में भाग लेकर मशहूर हुई हैं। इसमें महिलाओं के रोल पुरुष करते हैं। आज हुईरेम इतनी मशहूर हो चुकी हैं कि जब भी मणिपुर की खूबसूरती की बात होती है तो हुईरेम का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वेलकम टू ऑसम फैक्ट गाइस। फैक्ट्स की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको एक धांसू सा फैक्ट बताने वाला हूँ, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही अमेजिंग। ये फैक्ट है जीव के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने और आपने दुनिया में करोड़ों जीव जंतु देखे होंगे, पर ये जीव एक अद्भुत जीव है। हमने ऐसे भी जीव देखे हैं जो कि अपने अंगों के कटने के बाद उन्हें दोबारा विकसित कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते, जिनमें से एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है छिपकली, जो हम सबके घर में दिखी जाती है। वो अपनी पूंछ को 5-6 महीने के बीच में दोबारा विकसित कर लेती है। ये एक बोनस फैक्ट बताया मैंने आप लोगों को। इस जीव की खोज वैज्ञानिकों ने 1964 मतलब 1964 में की थी। ये जीव इतना अद्भुत इसलिए है क्योंकि इस जीव जैसी क्षमता अभी तक किसी भी और जीव में नहीं देखी गई है, क्योंकि ये अपने दिमाग की कोशिकाओं को, रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइनल कॉर्ड को, अपने दिल को और अपने पैर सबसे बड़ा पार्ट जिसे टेलेंसिफिलॉन कहते हैं उसे बाहर निकाल दिया गया। लेकिन चौंका देने वाली बात ये की बात की संख्या भी बढ़ जाती है। और हाँ, मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि लॉयर्स को छोड़कर 90% लोगों को 99% लोगों को ये नहीं पता होगा कि LLB की फुल फॉर्म क्या होती है। मुझे भी नहीं याद, मैं ही भूल गया, पता नहीं कब बनाई थी वो वीडियो मैंने। तो मैं जाके इस राइट वाली वीडियो को देखता हूँ। और अगर आपको ये बात जाननी है कि कहाँ इतनी धूप पड़ती है, कहाँ इतनी गर्मी है जहाँ धूप में लोग जाके ऑमलेट बना लेते हैं, तो अगर आपको ये बात जाननी है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देखिए। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे जाके ठोक दो।
क्या आपको LLB की फुल फॉर्म पता है? और अगर पता भी है तो क्या असली वाली पता है? सारे लॉयर्स को छोड़ के मेरा आपसे सवाल है, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दें। वेलकम टू ऑसम फैक्टर्स गाइस, फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। ऐसी कई सारी फुल फॉर्म्स होती हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं। इनमें से एक फुल फॉर्म है LLB की। आपने LLB की कई सारी फुल फॉर्म सुनी होंगी, जैसे बैचलर ऑफ लॉ, लेकिन इसे नॉर्मली कहते हैं बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। मगर अब ये सवाल आता है, क्या आपको LLB की प्राचीन फुल फॉर्म पता है? मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये बात आपको नहीं पता होगी। LLB का मतलब है लीगम बकल्यूरिट्स। ये लैटिन भाषा है जिसमें लीगम का मतलब लॉज और बकल्यूरिट्स का मतलब बैचलर होता है। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ, जिन लोगों को लॉयर बनना होता है वो शुरू में अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं LLB का, फिर मास्टर्स की जाती है जिसे LLM कहते हैं। पूरे देश और दुनिया में LLB एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन और स्टूडेंट के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चॉइस बन चुका है। इंडिया में क्लैट नाम का टेस्ट होता है जिसका मतलब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, जिसके ज़रिए आप देश की 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। तो क्या कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया है कि ट्रैक्टर जो आप खेतों में चलाते हैं उसके आगे वाला व्हील इतना छोटा क्यों होता है? नहीं पता? चलो छोड़ो, उसका पीछे वाला व्हील इतना बड़ा क्यों होता है? ये भी नहीं पता? Oh, no! चलो ये जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक देखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वेलकम टू ऑसम फैक्टर गाइस, अजीब अजीब फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। तो अगर ट्रैक्टर के दोनों व्हील एक साइज के दे दें तो क्या ट्रैक्टर अपना काम करना बंद कर देगा? जी हाँ, वो अपना काम करना बंद कर देगा। जितनी स्मूथली वो आपके खेतों में चलता है, जितनी स्मूथली वह मिट्टी वाले इलाकों में चल पाता है, वो उतनी स्मूथली नहीं चल पाएगा। अब बात ये आती है कि उसका पीछे वाला व्हील इतना बड़ा क्यों होता है? क्योंकि ट्रैक्टर के पीछे वाले व्हील की वजह से ही पावर जनरेट होती है। ट्रैक्टर के पीछे वाले टायर का व्हील इतना बड़ा होता है कि वो बड़ा एरिया कवर करता है, और बड़े एरिया कवर करने के चलते वो मिट्टी में नहीं धंसता। क्यों? क्योंकि उसका पीछे वाला टायर इतना बड़ा होता है और वो इतना एरिया कवर करता है, उसी की वजह से वो ज़्यादा पावर जनरेट करने के काबिल होता है। तो अब बात ये आती है कि ट्रैक्टर का आगे वाला व्हील इतना छोटा क्यों होता है? अब बताता हूँ। वो इतना छोटा इसलिए होता है ताकि हैंडलिंग स्मूथ रहे। जितना व्हील बड़ा होगा उतनी ही हैंडलिंग हार्ड होगी। अगर पीछे वाला व्हील और आगे वाला व्हील का साइज़ एक दे दें तो हैंडलिंग मतलब हैंडल को घुमाना बहुत हार्ड हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। बचपन में आपको मछलियों के बारे में ये तो बताया गया होगा कि बिना पानी के मछलियाँ जीवित नहीं रह सकती हैं, और वो आपने फेमस पोएम तो सुनी ही होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मगर इन सब बातों के बीच में हम कुछ बातें भूल जाते हैं, और अब उनमें से एक बात है, मछलियाँ पानी में सांस कैसे ले लेती हैं और क्या वो सांस लेती भी हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि पानी में भी ऑक्सीजन घुली हुई होती है। अगर आप किसी मछली को ऐसे पानी में रख दें जिसमें ऑक्सीजन ना घुली हुई हो तो वह मछली जीवित नहीं रह पाएगी। समुंदर और नदियों की लहर की वजह से उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। आपने अपने रिश्तेदारों के घर में, अपने दोस्तों के घर में कहीं ना कहीं अगर एक्वेरियम देखा होगा तो उसमें एक सिस्टम देखा होगा जो पानी में हवा के बबल्स बनाता है। उसी की वजह से मछलियों को पानी में सांस लेने की हेल्प मिलती है। अब सवाल ये आता है, जब हम इतने समझदार इंसान पानी में सांस नहीं ले पाते तो ये मछलियाँ पानी में सांस ले कैसे लेती हैं? तो इसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि मछलियों का वो खास सिस्टम, जी हाँ, मछलियाँ अपने खास सिस्टम की वजह से पानी में सांस ले पाती हैं। दरअसल इंसान और अन्य स्तनीय जीव पानी में सांस नहीं ले पाते क्योंकि उनका सिस्टम पानी के अनुकूल होता है,
और ऐसा ही बिल्कुल डॉल्फिन और व्हेल के साथ भी होता है, इसलिए वह समुद्र के सतह पर ही तैरती हैं और सांस लेने के लिए अपनी नाक और मुंह पानी से बाहर निकालकर सांस लेती हैं। मछलियाँ पानी में सांस लेने के लिए अपने गिल्स का यूज़ करती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया की शुरुआत में वह उनके मुंह में पानी भरने से शुरू होती है। यह पानी पंखों जैसी पतली परत से होकर गुजरता है जो गिल्स में मौजूद होते हैं। इनमें बड़ी मात्रा में खून होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा पानी में घुले हुए ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम होती है, जिससे डिफ्यूजन होता है और ऑक्सीजन खून में चली जाती है। मछलियों के मुंह के पास गिल सिस्टम होता है जिससे पानी ऑक्सीजन देकर बॉडी से बाहर निकल जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पानी में खून से निकलकर मिक्स हो जाती है। इसलिए आमतौर पर देखा जाता है कि मछलियों का मुँह खुला ही रहता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।